हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन किया था जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ शेयरिंग रेनफोर्समेंट क्या होता है और कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के शेयरिंग रेनफोर्समेंट होते हैं। एक हो जाएगा वर्टिकल स्टिरअप, इंक्लाइंड स्टिरअप और बेंट अप बार। वर्टिकल और इंक्लाइंड के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो होगा बेंट अप बार। बेंट अप बार के बारे में ये कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास में किसी भी बेंडिंग को, मान लीजिए आपके पास में दोस्तों जो है वो किसी भी मोमेंट को ट्रांसफर करने के लिए आपको 5 बार चाहिए थी, तो आपने 5 बार जो है दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो एक बार आपने ये प्रोवाइड करी, दूसरी बार आपने जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी कुछ ऐसे, और तीसरी बार दोस्तों आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है? अब बची 2 बार। 2 बार को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 बार को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो 2 बार को हम लोग इनिशियली कर्टेल्ड करके लगा रहे थे, अब उसको कर्टेल्ड ना करके हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग जो है उसको इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक दिस। ये प्रोवाइड हो जाएगा कुछ ऐसे, सपोज करिए ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 सेकेंड, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। चलो, तो इसमें देख हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये बनेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस इज द वन। हियर इट इज। और दूसरा जो शेयरिंग दूसरा बार होगा वो होगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस इज द वन। और ये जो हमने प्रोवाइड किया है दोस्तों, ये जो हमने प्रोवाइड किया है इसको बोला जाता है बेंट अप बार। ये जो इंक्लाइंड शेप में हमने दिया है इसको हम लोग बोलते हैं बेंट अप बार। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो नाम हो जाएगा, दिस इज नोन एज द बेंट अप बार। ये हो जाएगा दोस्तों बेंट अप बार। अगर इसी चीज को मैं 2D में अगर देखता हूं तो 2D में देखूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर आपने नीचे जो है टेंशन रेनफोर्समेंट दे रखा है, और बेंट अप बार जो है आपने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करिए, लाइक दिस, हियर इट इज। और ये बार आपने प्रोवाइड करिए कुछ ऐसे, दिस इज द वन, लाइक दिस, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, एंड सो ऑन। ये इस तरीके से होगा, और इधर से भी आप प्रोवाइड करते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, इसमें अगर हम देखें डेटा तो ये क्या होता है, बेंट अप बार जो प्रोवाइड होता है वो L/4 डिस्टेंस तक प्रोवाइड होता है। ये L/4 डिस्टेंस तक देते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा वो दोस्तों क्या होगा, L/4 डिस्टेंस तक। इधर से भी L/4 होगा, इधर से भी L/4 होगा। सो L/4 डिस्टेंस तक हम लोग जो है बेंट अप बार जो प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये हमारे पास में हो गया, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, और दिस इज द डी। तो ए बी सी डी बार में से, ए बी सी डी कौन सा है, दिस इज द ए बी सी और डी। ए बी सी डी में से ओनली बी सी पोर्शन यानी कि इंक्लाइंड पोर्शन जो है वो शियर को रोकने के काम में आएगा। शियर कैसे जा रहा है, शियर जा रहा है ऐसे, हियर इट इज। शियर क्रैक जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो ओनली इंक्लाइंड पोर्शन जो है वो बेंट अप बार की तरह बिहेव करेगा, जो शियर को रोकने के तौर पे आएगा। बाकी पोर्शन ए बी और सी डी जो है वो किसी भी तरह का शेयरिंग रेनफोर्समेंट नहीं है। तो पहले हम लोग इन्हीं पॉइंट को लिख लेते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट हो जाएगा बेंट अप बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट। पहला पॉइंट हो जाएगा दिस इज बेंट अप बार्स आर मेन रेनफोर्समेंट, they are bent at certain angle, जनरली ये एंगल जो है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में रहता है। ओनली बेंट पोर्शन will behave as a shearing reinforcement। ओनली बेंट पोर्शन जो होता है वो shear reinforcement की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा इसके अंदर। अब अगर हम बात करें तो क्या होगा, बेंट अप रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइड
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेंट अप रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइड एट L/4 distance from face of support from फेस ऑफ सपोर्ट से ये क्या रहेगा, L/4 डिस्टेंस तक जो है वो प्रोवाइड करता है। L/4 डिस्टेंस तक जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग ये बोलते हैं दोस्तों, कि बेंट अप बार मेन रेनफोर्समेंट है, एडिशनल रेनफोर्समेंट नहीं है। तो ये जितना मुझे शियर ट्रांसफर करना, जैसे मान लो मुझे 50 यूनिट का शेयरिंग ट्रांसफर करवाना है, तो बेंट अप बार जो है 50 यूनिट का अगर मुझे ट्रांसफर करवाना, तो बेंट अप बार जितना मुझे शेयरिंग फोर्स ट्रांसफर करवाना है उसका ओनली 50% ट्रांसफर करेगी। रिमेनिंग 50% के लिए आपको एडिशनल या जो भी शेयरिंग रेनफोर्समेंट है वो देना होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, बेंट अप बार रजिस्ट only 50% of shear that resisted by shearing reinforcement remaining 50% of shear need to provide additional shear reinforcement। आपको क्या करना होगा, 50% shear जो है वो तो बेंट अप बार ले लेगी, और रिमेनिंग 50% के लिए आपको जो है वो इंक्लाइंड या वर्टिकल स्टेप देना होगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि भाई शेयरिंग, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि भाई शेयरिंग रेनफोर्समेंट, बेंट अप रेनफोर्समेंट जो है वो कभी अकेला प्रोवाइड नहीं होगा, ये हमेशा साथ में होगा, आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टिरअप। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, इट मीन्स क्या हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों, बेंट अप बार कैन नॉट प्रोवाइड alone, it always provided with combination of either vertical or inclined stirrup, तो बेंट अप बार जो है कभी अलोन प्रोवाइड नहीं होगी, हमेशा कॉम्बिनेशन में होगी, आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टिरअप के। नेक्स्ट हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार्स। बेंट अप बार की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले एंगल। तो दोस्तों इसका जो एंगल होगा, बेंट अप बार का जो एंगल होगा, ये एंगल होगा अल्फा डिग्री, दिस इज द अल्फा। और इसका जो एरिया दिया जाएगा, अगर मैं एरिया की बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे, तो ये एरिया दिया जाएगा ASB होगा एरिया ऑफ शेयरिंग रेनफोर्समेंट, और बी का मतलब क्या हो गया, बेंट अप बार। शेयरिंग रेनफोर्समेंट 3 तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, बेंट अप बार की बात कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ शेयरिंग रेनफोर्समेंट ऑफ बेंट अप बार, क्लियर है। तो यहां पे हो जाएगा दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार, ये दिया जाएगा VSB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दैट इज VSB इज इक्वल टू ASB हो जाएगा एरिया ऑफ बेंट अप बार एट ए क्रॉस सेक्शन इनटू 0.87 FY
into sin alpha into sin alpha. Alpha is the inclination angle of bent up bar with the horizontal. तो माय डियर फ्रेंड ये हो जाएगा आपके पास में कुछ ऐसे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एस भी हो जाएगा, एस भी हो जाएगा एरिया ऑफ बेंट अप बार, बेंट अप बार, बेंट अप बार, एंड वी एस भी हो जाएगा shear force resisted by bent up bar, shear force resisted by bent up bars, resisted by bent up bars. And what is the alpha? alpha एंगल जो हो जाएगा दोस्तों, अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा आपके पास में दोस्तों इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द बेंट अप बार विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये हो जाएगा दोस्तों इंक्लिनेशन ऑफ बेंट अप बार, बेंट अप बार्स, इंक्लिनेशन ऑफ बेंट अप बार्स विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ जो है इसका एंगल कितना बनेगा, वो हो जाएगा अल्फा. अब हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा कि बेंट अप बार जो रजिस्ट करती है वो 50% शेयर को रजिस्ट करती है जो तुम्हें ट्रांसफर करवाना है. यानी कि जैसे मान लो VS WSM में होगा, VSU LSM में होगा. अगर मैं मान लेता हूं कि भी VSU जो है वो 100 यूनिट है, मुझे ट्रांसफर करवाना है इतना, तो बेंट अप बार जो ट्रांसफर करेगी वो ट्रांसफर करेगी 50% ऑफ दिस. बाकी 50% के लिए या तो आपको जो है वर्टिकल स्ट्रेप देना है या फिर आपको इंक्लाइंड स्ट्रेप देना है. ठीक है, तो यहां पे मैं देख लेता हूं क्या कहानी होगी, उसी पॉइंट को हम आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं. तो इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दिस इज वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप, वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप are designed, vertical और inclined stirrup are designed for shear force. किसके लिए डिजाइन होगा? तो ये डिजाइन होगा दोस्तों shear force. किसके लिए डिजाइन होगा? दिस इज द मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, ये हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा दैट इज VSU डिवाइडेड बाई 2. VSU का मतलब जितना तुम्हें ट्रांसफर करवाना है उसका 50%. दूसरा हो जाएगा VSU माइनस VSB. VSB होगा बेंट अप बार के द्वारा जितना शेयर रजिस्ट हो गया वो वाली चीज. और ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे इसके द्वारा. दिस इज द वन. क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है. तो इसके मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप जो है डिजाइन करेंगे. अब मैं अगर इसके लिए एक एग्जांपल देखता हूं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको, सपोज करिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. मैंने कहा कि भाई जो बेंट अप बार है, बेंट अप बार जो है दोस्तों वो हमने कहा कि भाई एक बार है जिसका 20 mm डाया है, 20 mm डाया है, और अल्फा जो है वो 45 डिग्री है. अल्फा जो है वो 45 डिग्री एंगल है. और इसके अंदर अगर हम देखें एंगल जो दे रखा है 45 डिग्री एंगल दे रखा है, और VSU दे रखा है दिस इज द 100 किलो न्यूटन. VSU दे रखा है 100 किलो न्यूटन. इतना तुम्हें ट्रांसफर करवाना है. तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द shear force resisted by inclined stirrup. तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या चीज पूछ रहा है. तुम्हें जो डाया दे रखा है वो दे रखा बेंट अप बार एक बार 20 mm डाया की है, और अल्फा दे रखा 45 डिग्री.
यानी कि तुमसे डेटा जो दिया गया है बेंटअप बार का दिया गया है और तुमसे पूछा गया कि भाई वर्टिकल स्ट्रिप कितना शियर रजिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस कंसेप्ट को लेके बात करना है, इसको लेते हुए बात करना है। तो इसके अंदर VSU का वैल्यू तो तुम्हें दे रखा है 100 किलो न्यूटन। अब क्या करना है, VSB निकालना है। तो VSB कैसे निकाला जाएगा, VSB निकाला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज ये हो जाएगा VSB इज इक्वल टू दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा आपके पास में ASB इंटू 0.87 FY इंटू साइन एल्फा सिंपल, यही इक्वेशन है। लुक एट दिस इज द वन। तो माय डियर फ्रेंड ASB क्या होगा, 1 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू तो ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज द वन, ये हो जाएगा दैट इज 1 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 0.87 FY हो जाएगा 415 इंटू साइन एल्फा, दिस इज द साइन 45 डिग्री। सो यहां से हम देखेंगे तो VSB हो जाएगा व्हाट इज दैट, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा VSB π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 0.87 इंटू 415 इंटू साइन 45 डिग्री। सो दिस वैल्यू विल बी 80.21 किलो न्यूटन। दिस इज द 80.21 किलो न्यूटन, 80.21 किलो न्यूटन। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड, अब हम अगर देखें इसके अंदर, सो दिस वैल्यू इज 80। चलिए, तो अब हम देखें तो क्या होगा, इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट कितना शियरिंग फोर्स रजिस्ट करेगी, शियर फोर्स रजिस्टेड बाय इंक्लाइंड स्टिरअप कितना होगा, तो ये हो जाएगा शियर फोर्स रजिस्टेड बाय इंक्लाइंड स्टिरअप दैट इज, ये हो जाएगा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ VSU डिवाइडेड बाय 2 एंड VSU माइनस VSB। तो यहां पे देखो व्हाट इज द VSU इज द 100, VSU इज द 100। सो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 100/2 एंड ये हो जाएगा दिस इज VSU 100 माइनस 80.21, so this value will be, this is the 50 kilonewton and here it is 19 ये आ जाएगा आपके पास में 19.79 किलो न्यूटन, 19.79 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा उसके लिए जो है ये डिजाइन होगा। सो करेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा दिस इज द 50 किलो न्यूटन। तो हम लोग जो इंक्लाइंड स्टिरअप डिजाइन करेंगे कितने शियरिंग के लिए करेंगे, वो करेंगे 50 किलो न्यूटन के लिए। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेंटअप बार के लिए, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है बेंटअप बार के लिए। दिस इज द वन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें तो यहां पे मेरे पास में 3 तरीके का रेनफोर्समेंट है, बेंटअप बार हो गया, इंक्लाइंड स्टिरअप हो गया और वर्टिकल स्टिरअप हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि तीनों में से बेटर कौन सा है, तीनों में से बेटर कौन सा है, ये सोचिए। तो तीनों में से अगर मैं बेटर देखूं तो सबसे पहले इंक्लाइंड स्टिरअप की बात करता हूं। इंक्लाइंड स्टिरअप की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो क्या होता है कि भाई हमने बोला कि भी एंगल जो है आपका 60 डिग्री होना चाहिए, जो भी एंगल दिया है 60 डिग्री 45 डिग्री वट एवर द एंगल, इतना एंगल होना चाहिए। अगर साइट पे कंस्ट्रक्शन के टाइम एंगल चेंज हो गया तो शेयरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। तो दैट्स ओके, मैं अभी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। सेम चीज बेंटअप बार वाले केस में कि अगर हम प्रॉपर एंगल मेंटेन नहीं रख पाए तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेंटअप बार और इंक्लाइंड बार दोनों बेकार हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ओके हैं, उसको हमें टाई करके लगा देना है और एंगल का कोई केस नहीं है। ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेटर जो बार होती हैं वो इंक्लाइंड स्टिरअप होती हैं, क्योंकि वो क्रैक के परपेंडिकुलर होती हैं और उसका मकसद ओनली शियर को रजिस्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस को लेके। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब ये हुआ दोस्तों
कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी बीम सेक्शन है, दिस इज द बीम सेक्शन, जब इस पे लोड लग रहा था, बीम ने ऐसे बेंड किया, इस तरीके से बेंड किया, तो जैसे बेंड करती है तो दोस्तों क्रैक जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। लोडिंग इधर से लग रही थी तो ऐसे बेंड हुई, ऐसे बेंड हुई तो क्रैक इधर से जा रहा है, और हमने जो रेनफोर्समेंट दिया वो कुछ ऐसे दिया, दैट्स वे। बट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब हुआ कि लोडिंग अब लग रही इधर से, और इसका बेंडिंग का शेप बदल गया इधर पे, बेंडिंग का शेप बदल गया इधर पे, और क्रैक जो अब अपीयर होगा वो इधर होगा, और एनफोर्समेंट भी आपने इधर ही दे रखा है। अगर रेनफोर्समेंट क्रैक के पैरेलल होता है तो इससे बेकार रेनफोर्समेंट कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल इनइफेक्टिव है। पैरेलल का मतलब अगर मान लो ये क्रैक है, अगर मान लीजिए मेरे पास में ये क्रैक है और ये क्रैक कुछ ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है, और मैं रेनफोर्समेंट दे देता हूं कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस, तो क्या ये रेनफोर्समेंट जो है, यहां पे जो मैंने रेनफोर्समेंट लगाया है, इस क्रैक को प्रोपेगेट होने से रोकेगा? बिल्कुल नहीं। तो मुझे अगर इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रैक के परपेंडिकुलर देना पड़ेगा, यहां पे लुक एट दिस, देन ओनली इट कैन प्रिवेंट द क्रैक। सो इफ इट इज इन, अगर ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस में सब्जेक्टेड है, साइक्लिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग, विंड, अर्थक्वेक, व्हाटएवर दे आर, अगर ये क्रिटिकल, इन सब का नाम है क्रिटिकल, अगर क्रिटिकल लोड से सब्जेक्टेड है, तब उस केस में बेंट अप और इंक्लाइंड स्टिरअप सबसे बेकार एनफोर्समेंट है। व्हाई? इन द केस ऑफ द रिवर्सल स्ट्रेस द क्रैक एंड रेनफोर्समेंट, शेयरिंग रेनफोर्समेंट बोथ आर पैरेलल, इट विल बी इनइफेक्टिव। सो वी कैन से दोस्तों, वी कैन से कि वर्टिकल स्टिरअप बेटर होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस में। बाकी अदर केसेस के अंदर सबका अपना अपना इफेक्ट है, तो हम यहां पे इस चीज को मेंशन करके लिख सकते हैं कि भाई यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा वर्टिकल स्टिरअप, वर्टिकल स्टिरअप आर बेटर इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रही है तो वर्टिकल स्टिरअप बढ़िया होता है, इंक्लाइंड और बेंट अप बार सही नहीं होता है। चलिए, एक तो ये ध्यान रखना है। अगर बॉडी में टेंशन आता है, बहुत ज्यादा बेंडिंग आ रही, बहुत ज्यादा बेंडिंग आने का मतलब बीम ऐसे बेंट हुई, ऐसे बेंट हुई, ऐसे बेंट हुई, बहुत ज्यादा बेंडिंग आ रही है, तब उस केस में जो बेंट अप बार है वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा बेंडिंग होगा तो दोस्तों यहां पे क्या होगा, लुक एट दिस, कहां गया बेंट अप बार, ये रहा यहाँ पे, जितना ज्यादा बेंडिंग होगा इस बार के अंदर टेंशन आएगा तो पुल होगी तो अपना एंगल ये चेंज करेगा, चेंज करके धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट होती जाएगी। इट मीन्स व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई बेंडिंग, इन दैट केस द बेंट अप बार विल बी इनइफेक्टिव, बेंट अप बार विल बी इनइफेक्टिव, ये इफेक्टिव में नहीं होगी। इन दैट केस दिस बिकम द हॉरिजॉन्टल, इट बिकम हॉरिजॉन्टल। सो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इन केस ऑफ टेंशन द बेंट अप बार bars become straight, so it will be ineffective, ये जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी, इट विल बी इनइफेक्टिव, ये ध्यान रखना है। चलिए, सो दिस इज अबाउट द वर्टिकल और बेंट अप बार। दूसरा हम लोग बोल देते हैं कि भाई शियरिंग रेनफोर्समेंट के लिए, फॉर शियर रेनफोर्समेंट मैक्सिमम ग्रेड ऑफ स्टील जो है, मैक्सिमम ग्रेड ऑफ स्टील जो होता है दोस्तों, दैट शुड नॉट मोर देन 415 मेगा पास्कल, यानी कि Fe 415 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ग्रेड आप जो यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं Fe 415 तक, इससे ज्यादा नहीं यूज करेंगे। मतलब Fe 500, 550, 600 स्टील यूज शियर एनफोर्समेंट के तौर पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना है।
चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसे। ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने जो कहानी देखी है उसके अंदर हमने ये बोला कि भाई हमारे पास में जो टाइप ऑफ शियर एनफोर्समेंट कैसे होता है और कितने तरीके के होते हैं, वो सबका इफेक्ट क्या क्या, वो हमने यहाँ पे बातें कर ली। ये सारी बातें हमने स्टार्ट करी थी कब? ये सारी बातें हमने स्टार्ट करी थी इस पॉइंट को लेके कि भाई ये होता है टाउ वी, ये होता है टाउ सी और ये होता है टाउ सी मैक्स। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है विदाउट शियर एनफोर्समेंट, विदाउट शियर एनफोर्समेंट, और इसके अंदर हमने बोला था कंक्रीट की कैपेसिटी है विथ शियर एनफोर्समेंट, और ये हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है। सिंपल सी बात, इसी को लेकर हमने स्टार्ट किया था। और हमने ये भी बोला था कि भी टाउ वी लेस देन होता है टाउ सी से, तो हमें शियरिंग एनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, नो शियर एनफोर्समेंट। और फिर मैंने कहा था कि मैं आगे इसको मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, तो इट इज द टाइम टू मॉडिफाई। कैसे? मान लीजिए हमारे पास टाउ सी का वैल्यू यानी कि कंक्रीट खुद जो है बिना किसी शियरिंग रेनफोर्समेंट के 100 यूनिट का लोड ले सकती है, वो 100 यूनिट का शियर रजिस्ट कर सकती है। और मुझे अगर ट्रांसफर जो करना है वो मान लो 40 करना है, क्या मैं इसमें शियरिंग रेनफोर्समेंट दूंगा? बिल्कुल नहीं, इट इज वेरी लेस, आवश्यकता नहीं है। चलो आवश्यकता नहीं छोड़ो। अगर मुझे 60 ट्रांसफर करना है, नहीं आवश्यकता नहीं है, अभी भी बहुत कम है। अगर मैंने 80 कर दिया, नहीं जरूरी नहीं है, चल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं ये बोल देता हूं कि भी मुझे जो ट्रांसफर करना है वो कर देना है 90, अब आप थोड़ा रुक के बोलोगे नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि भाई मुझे ट्रांसफर करना है 99, अब आप सोच में पड़ जाओगे कि यार दूं या ना दूं, क्योंकि अगर 99 से 100 हुआ, 100 से 101 हुआ, 101 होते ही मुझे शियरिंग रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो वी आर वेरी क्लोज टू द टाउ सी, वेरी क्लोज टू द टाउ सी। इन दैट केस हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार हम प्रोवाइड करें या ना करें, क्योंकि अब हम क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर बैठे हैं। तो फिर बोलते हैं कि काम करो यार थोड़ा बहुत दे दो, ताकि अगर मान लो कंक्रीट है और ये भी खुद एग्रीगेट सैंड सीमेंट और वाटर से मिलकर बनी है, तो मान लीजिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा बिहेवियर ना दें तो सडनली चेंज हो जाएगा। तो बेटर है कुछ ना कुछ शियरिंग रेनफोर्समेंट दे दो सेफ साइड चलने के लिए। तो उसी कुछ ना कुछ शियरिंग रेनफोर्समेंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम शियरिंग रेनफोर्समेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम शियरिंग रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि भाई ये तो 99 हुआ तब हमने आके सोचना शुरू किया, लेकिन कोड तो हाइपोथेटिकल हवा में बात तो करेगा नहीं, उसको तो सॉलिड बेस चाहिए। तो कोड ये कहता है, अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम कहां से सोचना शुरू करें, यानी कि कहां से हम लोग ये सोचे कि भाई अगर टाउ वी का वैल्यू इससे ज्यादा होने लग जाए तो फिर आप मिनिमम देना शुरू कर दो। तो दैट कंडीशन जो है वो कंडीशन होती है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी। अब मैं इसी कंडीशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं। पहला क्या लिख रहा हूं, अगर टाउ वी यू लेस देन है 0.5 टाउ सी से, यानी कि अगर ये 100 तक लोड ले सकता है, 100 तक शेयर रजिस्ट कर सकता है, तो मैं इसका 50%, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई अगर मुझे जो ट्रांसफर करवाना है वो इसके 50% से भी कम है, 0.5 टाउ सी का मतलब इसके 50% से भी कम है, तब आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली शेयरिंग रेनफोर्समेंट की आवश्यकता ही नहीं है, कंक्रीट इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग। बट अगर टाउ वी यू का वैल्यू अगर टाउ वी का वैल्यू 0.5 टाउ सी से ज्यादा है, 0.5 टाउ सी से ज्यादा है, टाउ वी का वैल्यू 0.5 टाउ सी से ज्यादा है और टाउ सी से लेस है, यानी कि इस कंडीशन में है, तब क्या करेंगे, तब उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो है वो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट देंगे। यानी कि 50% से अगर ज्यादा होने लग जाए, यानी कि यहां पे अगर आपके पास जो है वो क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो मैंने इसका मान लीजिए कुछ 100 रखा, तो अगर टाउ वी का वैल्यू जो है वो वैल्यू मैंने मान लिया 40,
तो इसका 50% कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये अगर इससे लेस है आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इसका वैल्यू 51 हो गया तो 51 होने का मतलब क्या रहा कि भाई इसके 50% से ज्यादा है बट 100 से कम है, यही कंडीशन हमने यहां लिखी है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों ही सिचुएशन जो है दोस्तों इसकी हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ये सेफ साइड, ये मतलब नॉर्मल कंडीशन है और ये क्रिटिकल कंडीशन है। नाउ ऑनवर्ड्स अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भी टाउ वी लेस देन ए टाउ सी से, तो अब आंसर क्या होगा, आवश्यकता नहीं है या मिनिमम देंगे। तो आपको सिंपल ब्रॉडली पूछा गया कि भी ये क्या है, इसके अंदर आप क्या करोगे। तो आप ऑब्वियस सी बात है, इसके दो सब पार्ट बन रहे हैं, एक नॉर्मल एक क्रिटिकल है, तो किसके रेस्पेक्ट में आंसर दोगे, क्रिटिकल के रेस्पेक्ट में आंसर देंगे, क्योंकि ये भी तो, ये कंडीशन भी तो इसी की पॉसिबिलिटी है। तो नाउ ऑनवर्ड्स अगर क्वेश्चन में लिखा आता है टाउ वी लेस देन टाउ सी, इन दैट केस विल प्रोवाइड द मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। अभी तक इससे पहले हम जो बात करते आ रहे थे उसमें क्या बोल रहे थे कि अगर टाउ वी लेस देन टाउ सी होता है तो रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने स्टार मार्क लिख के बोला था इट विल बी मॉडिफाइड, सो दिस इज द टाइम टू मॉडिफाई। So in that case we can say if 0.5 tau c less than tau v less than tau c, it means this is the condition, then will provide the minimum shearing reinforcement. This will provide the minimum shearing reinforcement. तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, पहले इसी की बात कर लेते हैं, मिनिमम शेयरिंग रेनफोर्समेंट को लेके। चलिए, तो नेक्स्ट हो जाएगा दिस इज द मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो इसके लिए कंडीशन अगर हम देखें तो ये कंडीशन हो जाएगा दिस इज ASV अपॉन BSV लेस देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY, 0.40 अपॉन 0.87 FY, दिस इज द वन एंड इट इज वैलिड फॉर बोथ WSM एज वेल एज एंड LSM, दोनों केस के अंदर ये जो है वो वैलिड है। ASV एरिया ऑफ द शेयरिंग रेनफोर्समेंट, यू नो दैट, एंड B इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन, SV इज द स्पेसिंग। WSM में कह रहे हो तो WSM की पुट कर देना, LSM में कर रहे हो तो LSM का पुट कर देना। लेस देन इक्वल टू 0.40 अपन 0.87 FY, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एग्जाम में आती हैं, गेट के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं इससे। चलिए, सो दिस इज द मिनिमम शियरिंग रेनफोर्समेंट जो आपको देना है, राइट। ओके, नाउ अब हम स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। नाउ अब कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी, पहली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, इफ टाउ वी, सुनना ध्यान से, टाउ वी लेस देन है टाउ सी से, नहीं मैं यहां पे लिख देता हूं, टाउ वी लेस देन है 0.5 टाउ सी से, टाउ वी लेस देन है 0.5 टाउ सी से, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे नो शियर रेनफोर्समेंट, नो शियर रेनफोर्समेंट। तब उस केस में शियरिंग रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, दूसरी कंडीशन देखें तो क्या हो जाएगा, इफ 0.5 टाउ सी लेस देन है टाउ वी से, टाउ वी से लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू टाउ सी, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब इसी चीज को हम लोग पॉइंट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं, इफ टाउ वी लेस देन है टाउ सी से, इन दोनों को कंबाइंड बोल रहा हूं, तब उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, तब उस केस में हम लोग बोलेंगे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड। तब हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, हम बोलेंगे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड। क्लियर हो गया। सो दिस इज द कंडीशन 1 2। कंडीशन नंबर 3 क्या होगा, कंडीशन नंबर 3 हो जाएगा, कंडीशन नंबर 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा दोस्तों,
कौन सा कंडीशन हो गया ये, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, दिस इज द 3। इफ टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी से, टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी से, देन क्या करेंगे, देन शियर रेनफोर्समेंट is provide for shear tau v minus tau c, प्रोवाइड फॉर शियर टाउ v माइनस टाउ c, इसी के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, द शियर एनफोर्समेंट फॉर टाउ v माइनस टाउ c, यानी कि इसके लिए जो शियर एनफोर्समेंट निकाला है, दैट शुड नॉट लेस देन मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, ये मिनिमम शियर एनफोर्समेंट से लेस नहीं होना चाहिए। अगर टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए जो शियरिंग रेनफोर्समेंट आया है वो अगर मिनिमम से कम है तो फिर मिनिमम हम प्रोवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, इफ टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, अगर टाउ वी का वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा है तब उस केस में देन सेक्शन विल बी रीडिजाइन, तब उस केस में क्या होगा दोस्तों, सेक्शन जो है वो रीडिजाइन ही होगा, आपके पास में कोई चॉइस नहीं है उसको प्रोवाइड करने की, सेक्शन विल बी रीडिजाइन। चलिए, सो दिस इज द वन। नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिंग को लेके। स्पेसिंग का मतलब यह है कि भाई हमने जो स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेना है, जैसे हमने मिनिमम शियरिंग रेनफोर्समेंट से अगर मैं स्पेसिंग कैलकुलेट करता हूं, ये स्पेसिंग जो है वो कितना मैक्सिमम दे सकते हैं और कितना हम लोग इसको रख सकते हैं। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास कितना होगा वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हो जाएगा मैक्सिमम स्पेसिंग, फॉर शियर रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर शियर रेनफोर्समेंट पहला हो जाएगा फॉर वर्टिकल स्टीरअप, मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर शियरिंग रेनफोर्समेंट पहला हो जाएगा वर्टिकल स्टीरअप, इसमें हो जाएगा दिस इज मिनिमम ऑफ 0.75 डी और 300 mm, 0.75 डी और 300 mm। दूसरा हो जाएगा फॉर इंक्लाइंड स्टीरअप, दिस इज द मिनिमम ऑफ डी और 300 mm, डी और 300 mm। सो मैक्सिमम स्पेसिंग शियरिंग रेनफोर्समेंट के लिए हो जाएगा दिस इज मिनिमम ऑफ 0.75 डी और 300 mm, एंड इंक्लाइंड के लिए हो जाएगा दिस वन। सो माय डियर फ्रेंड, दीज आर सम बेसिक पैरामीटर या जो है कंसेप्ट हैं शियरिंग रेनफोर्समेंट के लिए जो आपको ध्यान रखने हैं। अब एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है और क्या क्या हमें इसमें करना रहता है तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। सो दिस इज द वन। तो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, प्रॉब्लम बना लेते हैं। लुक एट दिस। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़िए ध्यान से एंड देन अकॉर्डिंगली आंसर देते जाइए। इसमें दे रखा है ए 5 मीटर स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम 250 into 500 mm is subjected to load 40 kilonewton per meter. It is reinforced with 2 bar 12 mm dia at top and 4 bar 20 mm dia at bottom, out of which 2 bars are curtailed. Design the beam for the shearing force. Use M20 concrete and Fe415 steel. Cover is 50 mm.
ये तो हमने स्पीडली क्वेश्चन पढ़ लिया ताकि मुझे एक बार आइडिया लग जाए क्या क्या डेटा दे रखा है। चलो जी, तो अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम जो जो डेटा हमें दे रखा है उसको लेके हम बात कर रहे हैं। तो भाई हमें जो डेटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, कोई बीम सेक्शन है सिंपली सपोर्टेड, जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको, दिस इज द वन लाइक दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, और इसमें आपको दे रखा है दिस इज द 250। अब मेरे पास देखो 500 के आगे कुछ नहीं लिखा है, ये ओवरऑल है या फिर इफेक्टिव है, सुनना ध्यान से, ओवरऑल है या इफेक्टिव है, और कुछ भी नहीं दिया, तो मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी, ओवरऑल भी हो सकता है और इफेक्टिव भी हो सकता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर इन जनरल है, ऐसा कोई कोड में लिखा नहीं है, अगर क्वेश्चन में आपको कवर का वैल्यू दे रखा है, कवर का वैल्यू दे रखा है, तब तो ये ओवरऑल बन जाएगा, और अगर नहीं दे रखा तो फिर ये ऑटोमेटिक इफेक्टिव हो जाएगा। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, गेट के पेपर में क्लियरली मेंशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्लियरली मेंशन होगा वेदर इट इज इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ। बट इन ईएससी सब्जेक्टिव ये प्योरली डिपेंड करेगा स्टूडेंट की चॉइस पे। तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि अगर कवर दे रखा है तब तो ओवरऑल मानिए, नहीं दे रखा तो फिर इफेक्टिव मान के सोल्व करिए, बट मेंशन करना है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहां पे चूंकि मुझे कवर दे रखा है तो मैं इसको ओवरऑल मान लेता हूं, दिस इज द ओवरऑल, तो ये हो जाएगा 500 mm, 500 mm कवर दे रखा कुछ ऐसे। Simply supported beam subjected to UDL, this reinforced with 2 bar at top and 4 bar at bottom। अच्छा कर्टेलमेंट भी दे रखा है, चलो तो कर्टेलमेंट दे रखा तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, बीम बना दे रहे हैं कुछ ऐसे, हियर इट इज, और हमने इसके अंदर सिंपली सपोर्टेड का बोल दिया, तो ये हो गया कुछ ऐसे, दिस इज द वन, और इसके ऊपर जो लोड लग रहा है दोस्तों, दिस इज द लोड, जिसका वैल्यू दे रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। एल का वैल्यू दे रखा दिस इज द 5 मीटर, और इसमें आगे क्या बोल रहा है, 2 बार 12 mm डाया ए टॉप, ये 2 बार है जो 12 mm डाया की है, 2 बार 12 mm डाया की है, टॉप पे है, 12 mm डाया की है जो टॉप पे दे रखी है, दैट्स गुड। एंड आगे क्या बोल रहा है, 4 बार 20 mm डाया एट बॉटम, आउट ऑफ विच 2 बार्स आर कर्टेल्ड। तो मैं अगर यहां पे देखूंगा दोस्तों, तो यहां पे देखूंगा तो क्या दिखेगा कि भी मेरे पास में 4 बार हैं जो बॉटम पे लगी हैं, 4 बार बॉटम पे लगे, क्रॉस सेक्शन में यही दिखाऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब मैं इसको सेक्शन में शो करूंगा तो सेक्शन में कैसे होगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, और इसमें हम लोग शो करेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। यहां पे शो करूंगा 4 बार 20 mm डाया, 4 बार 20 mm डाया, और यहां पे शो करूंगा 2 बार 20 mm डाया, 2 बार 20 mm डाया, और यहां पे होगा 2 बार 20 mm डाया। क्लियर हो गया सबको, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, इसका सारा कंसेप्ट क्लास में बता चुके हैं, सिंपल सी बात है। चलो तो ये हो गया, एंड शेयरिंग फोर्स के लिए डिजाइन करना है, सारा डेटा इसमें आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसी चीज को हम आगे जो है देख लेते हैं। चलो तो इस चीज को आगे हम देखते हैं। तो मैं सबसे पहले ये डेटा हटा देता हूं, इसको मैंने नया स्लाइड में कन्वर्ट कर लिया है, दिस इज, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये डेटा हमें गिवन था तो हमने इस क्वेश्चन को यहां पे शो कर दिया, लुक एट दिस, हियर इट इज। चलिए, सो ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे दे रखा था, दिस इज द वन, ये क्वेश्चन था, इसी डेटा को हमने पीछे बना लिया उधर। अब हमें करना क्या, दिमाग के अंदर क्या चाहिए, हमें एक पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमें शेयरिंग फोर्स के लिए डिजाइन करना, मतलब चेक करना शेयरिंग रेनफोर्समेंट चाहिए या नहीं चाहिए। देसी दिमाग लगाते हैं, छोड़ो इस चीज को, नहीं पता क्या करना है बट समझ लेते हैं। भाई हम ये जानते हैं कि अगर टाउ वी लेस देन होता है टाउ सी से, टाउ वी लेस देन होता है टाउ सी से, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट दे देंगे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट दे देंगे, सिंपल। दूसरा क्या होता है, टाउ वी अगर ज्यादा हो जाता है टाउ सी से, टाउ वी ज्यादा हो जाता है टाउ सी से, तो इन दोनों के डिफरेंस के लिए शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए, शेयरिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा इन दोनों के डिफरेंस के लिए। लेकिन मुझे इसको चेक करना पड़ेगा
कि ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, ज्यादा होनी चाहिए किससे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये वैल्यू जो इसके करस्पॉन्डिंग आया है अगर इससे लेस हो गया तो फिर मिनिमम देके बात खत्म कर देंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें तब पॉसिबल है जब हम पहले से चेक करेंगे कि भी टाउ वी और टाउ सी मैक्स में क्या रिलेशन है। सबसे पहले टाउ वी निकालो और उसके बाद में टाउ सी मैक्स से ही कंपेयर करो। पहली बात यही कंपेयर कर लो, क्यों, क्योंकि अगर टाउ वी का वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो गया, कहानी वही खत्म, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टाउ वी का वैल्यू अगर टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो जाता है सेक्शन विल बी रीडिजाइन। आप उसको किसी भी एंगल से सेफ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, टाउ वी निकालना है, उसको किससे कंपेयर करना है, टाउ सी मैक्स से कंपेयर करना है। अगर ज्यादा हो गया क्वेश्चन वहीं पे खत्म, लिख दो सेक्शन रीडिजाइन। और अगर ज्यादा नहीं होता, मान लो लेस देन हो गया, तब इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो इन दोनों को चेक करने के लिए टाउ वी निकला हुआ है, टाउ सी कैलकुलेट कर लो। टाउ सी कैलकुलेट करके जो भी कंडीशन आ रही है अकॉर्डिंगली चेक करो और पुट करो, बात खत्म, सिंपल। अब हमारा कंसंट्रेशन किस पे हो गया, सबसे पहले टाउ वी निकालेंगे, देन टाउ सी मैक्स निकालेंगे, देन टाउ सी निकालेंगे। सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर ये, फिर ये। टाउ वी जो होता है ये हो जाएगा दोस्तों वी यू अपॉन बी डी, वी यू अपॉन बी डी। वी यू क्या होता है, दिस इज द शियर फोर्स ड्यू टू द लोड। और शियरिंग फोर्स सिंपली सपोर्ट के लिए आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब इस पे यूडीएल लोड लगा है तो शियरिंग फोर्स कैसे निकाला जाता है, यू नो दैट, WL/2 WL/2 से। तो सबसे पहले शियरिंग फोर्स निकालो, यहां पुट करो, टाउ वी यू निकालो, कंपेयर करो इससे। इफ इट इज ओके देन कैलकुलेट दिस एंड देन सोल्व दिस, खत्म बात। और ये ऑब्जेक्टिव है, गेट के पेपर में ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सारी चीजें करवा रखी हैं, यानी कि स्पेसिंग पूछा गया है शियरिंग रेनफोर्समेंट के लिए इसके करस्पॉन्डिंग, और करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले माइंड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले शियरिंग फोर्स निकालना है। शियरिंग फोर्स निकालना तो ये निकलेगा फैक्टर्ड शियर फोर्स। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा, शियर फोर्स इज इक्वल टू वी यू, ये हो जाएगा दैट इज WU L0/2। WU हो जाएगा फैक्टर्ड लोड, आपको लोड का वैल्यू दिया W इज इक्वल टू दिस, फैक्टर्ड में कन्वर्ट करने का मतलब रहा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज, ये हो जाएगा VU इज इक्वल टू, ये होता है शियरिंग फोर्स, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 divided by 2. So this value is 150 kilo Newton. This value is 150 kilo Newton. This value is the 150 kilo Newton. Now nominal shear stress कितना होगा, nominal shear stress हो जाएगा दोस्तों, nominal shear stress हो जाएगा, this is the tau V U is equal to V U upon B into D. What is the V? U 150 into 10 raised to the power 3 divided by B 250 into small d। स्मॉल d कितना होगा, स्मॉल d के लिए कवर आपको दे रखा है, दिस इज द 50 mm, तो स्मॉल d हो गया 450। सो स्मॉल d इज द 450। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपके पास टाउ वी यू का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से टाउ वी यू का वैल्यू आ जाएगा, टाउ वी यू इज इक्वल टू 150 E3 divided by 450 divided by 250 into 450. So this value will be 1.33 megapascal. This is the tau VU. This is the tau VU. अब हमें टाउ सी मैक्स से वैल्यू देखना है, तो टाउ सी मैक्स का वैल्यू कहाँ पे है, तो मैं टाउ सी मैक्स का अगर वैल्यू देखता हूं दोस्तों, तो टाउ सी मैक्स कहाँ पे हो जाएगा, अगर हम देखें तो टाउ सी मैक्स का वैल्यू होगा हमारे पास दिस वन, लुक एट दिस, दिस इज द टाउ सी मैक्स। M20 के लिए टाउ सी मैक्स का वैल्यू कितना है 2.8। सो और हमारे पास कितना वैल्यू आया 1.33। सो दैट्स ओके। तो दोस्तों टाउ सी मैक्स का वैल्यू है हमारे पास, दिस इज द 2.8। सो नाउ वी कैन से दिस इज ओके। तो यहाँ पे ये 1.33 आया और इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज
इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज टाउ वी यू लेस देन है टाउ सी मैक्स से, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2.8 मेगा पास्कल। सो ये हो गया ओके, ये हो गया ओके, यानी कि सेक्शन रीडिजाइन की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है टाउ सी। अब क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है टाउ सी। टाउ सी किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील पे। तो टाउ सी जो होगा वो हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टाउ सी। तो कैलकुलेशन ऑफ टाउ सी के लिए हम लोग ये जानते हैं, ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन, पहला हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दे रखा है दिस इज द M20। दूसरा हो जाएगा दिस इज द परसेंटेज ऑफ स्टील, PT परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो माय डियर फ्रेंड, परसेंटेज ऑफ स्टील में क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा दिस इज AST डिवाइडेड बाय B इंटू D इंटू 100। यस और नो। अब AST के अंदर क्या ST, ये ST वो होगा जो सपोर्ट से सपोर्ट तक दे रखा है, सपोर्ट से सपोर्ट तक दे रखा है। तो हमारे पास कितना स्टील सपोर्ट से सपोर्ट तक है, 2 बार जो है सपोर्ट से सपोर्ट तक है। तो मैं एरिया जो स्टील का लूंगा वो हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ओनली 2 से होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 250 इंटू 450 इंटू 100। सो दिस वैल्यू विल बी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 250 इंटू 450 इंटू 100। सो दिस वैल्यू विल बी 0.56। दिस वैल्यू विल बी PT परसेंटेज का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0.56%, 0.56% परसेंटेज ऑफ स्टील आपके पास निकल गया। अब देखो क्या करना है, अब आपके पास में टाउ सी का टेबल दे रखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टाउ सी। अगर आप टाउ सी की बात करते हैं दोस्तों, तो टाउ सी का ये टेबल दे रखा है, लुक एट दिस, दिस इज द टेबल। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके पास में कितना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके पास में M20, परसेंटेज ऑफ स्टील आया आपके पास में 0.56, यानी कि इनके बीच में। तो आपको क्या करना है, ये और ये पार्ट आपको जो है लिख लेना उधर की साइड जहां पे आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो 50 के लिए हो जाएगा 0.48 एंड 0.75 के लिए हो जाएगा 0.56। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर हम लिखेंगे तो 50 के लिए हो गया 0.48, 0.56। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 0.50 के लिए 0.48 एंड ये हो जाएगा 0.56 और ये हो जाएगा 0.75। दिस इज द वन, क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपके पास में कुछ ऐसे, और आपको कैलकुलेट कहाँ करना है, आपको कैलकुलेट करना है 0.56 पे, आपको कैलकुलेट करना है 0.56 पे। ये है PT परसेंटेज और ये है टाउ सी। तो यहां से आपको वैल्यू निकालना क्या होगा तो क्या होगा देख लेते। सो ये हो जाएगा दिस इज टाउ सी इज इक्वल टू इंटरपोलेशन से 0.48 प्लस 0.56 माइनस 0.48 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 0.50 इंटू 0.56 माइनस 0.50, हियर इट इज। सो दैट टाउ सी इज इक्वल टू क्या होगा 0.48 प्लस 0.56 माइनस 0.48 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 0.50 इंटू 0.56 माइनस 0.50। सो दिस वैल्यू विल बी 0.4992। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 0.50। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.50 मेगा पास्कल। ये हम लोग लिख सकते हैं 0.50 मेगा पास्कल, सिंपल। 0.499 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं।
टाउ वी यू तुम्हें ट्रांसफर करना है, और टाउ सी जो तुमने कैलकुलेट किया है। टाउ सी का वैल्यू कितना है? टाउ सी का वैल्यू है दोस्तों, दिस इज द 0.50, दिस इज द 0.50, ये आपने कैलकुलेट किया है। नाउ टाउ वी यू का वैल्यू कितना है? टाउ वी यू का वैल्यू कितना है? टाउ वी यू का वैल्यू देखो, व्हाट इज दिस? टाउ वी यू 1.33, सो दिस वैल्यू विल बी 1.33। ये आपने क्या कर रखा है? कैलकुलेट कर रखा है। सो क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है टाउ वी यू ग्रेटर देन टाउ सी, तो शेयरिंग रेनफोर्समेंट डिजाइन होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? shear reinforcement is provide, shear reinforcement is provide for shear tau v u माइनस टाउ सी। इतने shear के लिए क्या होगा? हम लोग जो है वो shearing reinforcement प्रोवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं है, इंक्लाइंड देना है, वर्टिकल देना है, या बेंट अप बार देना है। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है दोस्तों, तब उस केस में आप लोग जो है वो वर्टिकल स्टीरअप डिजाइन कर सकते हैं। दैट विल बी इजियर देन द रेस्ट अदर। सब कुछ आसान है, बट ये थोड़ा और आसान रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है वो वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट हो जाएगा डिजाइन वर्टिकल स्टीरअप, डिजाइन वर्टिकल स्टीरअप। अब जो मैं लाइन लिख रहा हूं दोस्तों, अब जो मैं लाइन लिख रहा हूं, ये आप लगभग सारे क्वेश्चन में, until unless not specified by the question, तब तक आप बाकी सब के अंदर जो मैं यहां पे डेटा लिख रहा हूं उसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट आप उसको मान सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप प्रोवाइड कर दीजिए, प्रोवाइड, इसको मैं हाईलाइट करके अलग से लिख रहा हूं, प्रोवाइड टू लेग वर्टिकल स्टीरअप, टू लेग वर्टिकल स्टीरअप ऑफ डाया 8 mm, ऑफ डाया 8 mm, डाया 8 mm। तो यहां से ASV जो निकलेगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। सो दिस ASV इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? ASV हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू π/4, 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। सो दिस वैल्यू विल बी 100.53 mm स्क्वायर। जब तक अलग से तुम्हें डेटा नहीं दिया होता दोस्तों, तब तक आप इस डेटा को आप कांस्टेंट, मतलब सब में ये प्रोवाइड कर सकते हैं, सब में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स ओके, एंड इट इज द एनफ टू रजिस्ट द नॉर्मल शेयर। बहुत हेवी शेयर आ रहा तब हम डाया चेंज करेंगे, अदरवाइज 8 mm डाया इज द एनफ। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई, हमने ये प्रोवाइड कर देना है। अब यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें शेयर एनफोर्समेंट निकालना है, यानी कि हमें ASV निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे दोस्तों, मैं ASV नहीं निकाल रहा। पहली बात तो मैं इसका उल्टा निकाल लेता हूं। कैसे भाई? मुझे वर्टिकल स्ट्रिप देना है, तो मैं एक जो डिस्टेंस है मेरे पास, क्रिटिकल सेक्शन कहां पे होता है? D डिस्टेंस पे होता है। और ये हमने जितने भी फॉर्मुलेशन डेराइव किए हैं वो सारा D डिस्टेंस के लिए किए हैं। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए टाउ वी यू माइनस टाउ सी के लिए जो रेनफोर्समेंट, शेयर एनफोर्समेंट निकाला है, उसके लिए स्पेसिंग जो है, उसके लिए स्पेसिंग मैंने निकाली इसी D डिस्टेंस के अंदर, और वो स्पेसिंग आगे मान लीजिए 50 mm फॉर एग्जांपल, वो स्पेसिंग आगे 50 mm। और मैंने इसी स्पेसिंग के लिए जब मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट देता हूं, और उसके लिए जो स्पेसिंग आ गई SV इज इक्वल टू 80 mm, 80 mm। दोनों के अंदर डिस्टेंस बराबर, मतलब लेंथ बराबर है, दोनों में लेंथ बराबर है। ये वाला जो स्पेसिंग है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? टाउ वी माइनस टाउ सी के करस्पॉन्डिंग। और ये वाला स्पेसिंग किसके करस्पॉन्डिंग है? मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के करस्पॉन्डिंग। तो मुझे एक सिंपल सा आंसर बताओ, इसमें से ज्यादा स्टील कौन सा है? अपने हैंड पे आंसर देना है खुद से, ज्यादा स्टील कौन सा है? लेंथ बराबर है, दोनों ही केस में D डिस्टेंस में प्रोवाइड करना है।
और पहले वाले केस में स्पेसिंग कम आ रही है, दूसरे वाले में स्पेसिंग ज्यादा आ रही है, तो दिखती सी बात है भाई, लेंथ दोनों में कांस्टेंट है, तो जिसके अंदर स्पेसिंग कम आ रही है इसका मतलब उसमें बार ज्यादा है, और जिसमें स्पेसिंग ज्यादा आ रही है तो दिखती सी बात है उसमें जो है नंबर ऑफ बार्स कम है। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, इस केस में बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास में मिनिमम शियर एनफोर्समेंट लेस है इस वाले से। अगर उल्टा कर लो, ये हो गया 80 और इसको आप कर लो 50, तब कौन सा एरिया ज्यादा है? तब ज्यादा है आपके पास में मिनिमम शियर एनफोर्समेंट ज्यादा है, किससे? टाउ बी माइनस टाउ सी से। यही मैं करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, पहले इसके लिए स्पेसिंग निकाल लेता हूं, फिर इसके लिए स्पेसिंग निकाल लेता हूं, दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, जिसकी स्पेसिंग कम होगी वो स्टिल प्रोवाइड कर देंगे, बात खत्म, सिंपल। तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, पहला कैलकुलेट कर रहा हूं स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू टाउ वी यू माइनस टाउ सी के करस्पॉन्डिंग। चलिए तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट फॉर शियर किसके लिए? फॉर शियर टाउ वी यू माइनस टाउ सी के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस वी यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी डिवाइडेड बाई वी एस यू, चलिए वी एस यू। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पे हमने क्या देखा, इसका वैल्यू ज्यादा है, तो हमने कहा कि भाई ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि भाई जब ये वैल्यू ज्यादा है तो मैं शियर फोर्स निकाल लेता हूं, जिसके लिए मुझे शियरिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जरा ऐसे तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा देता हूं मैं और इसको यहां पे लिख देता हूं, दैट इज, तो फॉर द शियर टाउ वी यू माइनस टाउ सी यहां लिख दिया, राइट। और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर रेनफोर्समेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वी एस यू के द्वारा, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं किसके द्वारा? वी एस यू के द्वारा। तो दोस्तों वी एस यू क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो वी एस यू हो जाएगा दैट इज द टाउ वी यू माइनस टाउ सी बी इंटू डी, ये इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास वी एस यू इज इक्वल टू 1.33 माइनस 0.50, बी हो जाएगा दिस इज द 250 इंटू डी हो जाएगा दिस इज द 450। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आंसर आएगा आपके पास में वो आंसर आ जाएगा दैट इज 1.33 माइनस 0.50 इंटू 250 इंटू 450। सो दिस वैल्यू विल बी 93.375 किलो न्यूटन। इतने शियर फोर्स के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, स्पेसिंग निकालनी है। तो यहां पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ये वी एस यू का वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना होगा? 93.375, क्लियर है? चलिए पुट कर दीजिए, सारा डेटा तुम्हें पता है। सो दिस इज द 0.87 एफ वाई है 415 इंटू ए एस वी 100.53 इंटू डी इज द 450 डिवाइडेड बाई वी एस यू 93.375 इंटू 10⁻³ सो माई डियर फ्रेंड एस वी यू का वैल्यू आ जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू 100.53 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 93.375 E3, so this value will be 174.9 mm। एक स्पेसिंग हमारे पास में आई किसके करस्पॉन्डिंग? जो शियरिंग फोर्स ट्रांसफर करना है उसके करस्पॉन्डिंग। दूसरा स्पेसिंग निकाल लेते हैं मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के करस्पॉन्डिंग। दूसरा हम लोग किसके करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं? मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के
करस्पॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा दूसरा, स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। तो व्हाट इज द मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट? तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हो जाएगा ASV अपॉन BSV लेस देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY। तो दोस्तों जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे इक्वल टू लेके बात करूंगा, पुट द वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास ASV हो जाएगा 100.53 डिवाइडेड बाय B का वैल्यू है 250, SVU LSM की बात कर रहे हैं, दिस इज द 0.40 अपॉन 0.87 इंटू 415। सो दिस वैल्यू इज, ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 100.53 डिवाइडेड बाय 250 इंटू A इंटू SV इज इक्वल टू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415। सो दिस वैल्यू विल बी, ये वैल्यू आपके पास में आ रहा है 362.96, SVU आ रहा है 362.96 mm। क्लियर है? अब आप एक चीज बताओ, स्पेसिंग सेम है, अगर मिनिमम शियरिंग रेनफोर्समेंट देते हो तो दो बार के बीच में स्पेसिंग 362 आ रहा है, और अगर आप ये वाला फोर्स के करस्पॉन्डिंग टाउ VU माइनस टाउ C के करस्पॉन्डिंग देते हो तो स्पेसिंग आ रहा है 174। तो कौन सा एरिया ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है। तो यहां से हमारे पास कंफर्म क्या निकला भाई? हमारे पास ये निकला कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट बहुत कम है, तो ये हम नहीं दे रहे हैं, हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाली दे रहे हैं। अब दोस्तों इसको हमें चेक कर लेना है, इसको हमें क्या करना है? चेक कर लेना। किससे? मैक्सिमम स्पेसिंग से। तो मैक्सिमम स्पेसिंग हमने जो लिखी थी वो क्या वैल्यू थी? अगर हम मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करें तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 0.75D और 300 से मिनिमम, यानी कि इन दोनों के मिनिमम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर ले रहे हैं? चेक कर लेते हैं। चेक विथ मैक्सिमम स्पेसिंग, चेक विथ मैक्सिमम स्पेसिंग। तो फॉर वर्टिकल स्टीरअप ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल स्टीरअप दैट इज मिनिमम ऑफ 0.75D और 300 mm, 0.75D और 300 mm। ठीक है, तो ये हमें क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। तो चेक करो, 0.75D ये हो जाएगा 0.75 यानी कि 450, और ये 300 mm है इससे ही। तो यहाँ पे चेक करोगे तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 450, सो दिस वैल्यू विल बी 337.5 mm। तो दिखती सी बात है 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास वैल्यू कितना है? हमारे पास वैल्यू है दोस्तों 174.9। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम जो है दोस्तों क्या करेंगे? हाँ, इसके अंदर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सो प्रोवाइड 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप of dia 8 mm at the rate 170 mm center to center spacing, क्लियर है? तो ये सारा आपको जब मेंस का पेपर होता है तब मेंशन करना है, और जब गेट का पेपर में ऑब्जेक्टिव जब आता है तो ये सारा सोल्व करके आपको करना है। मतलब ऑप्शन जो आ रहा है वो आपसे ये वाली चीज पूछी गई थी गेट के पेपर में, ये वाला चीज। तो सब कुछ चेक करना है। पहली बार करोगे तो हो सकता है तुम्हें लेंदी लगे, बट इट्स ओके, प्रैक्टिस में लाना ही है। बट रियल में है कुछ नहीं, टाउ VU निकालो और फिर टाउ C मैक्स से डेटा दे ही रखा है, कंपेयर कर लो।
कौन सा लिखना गेट के अंदर तुम्हें, फिर टाउ सी निकालना। टाउ सी के अंदर थोड़ा ध्यान रखिए, बाद में तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी कि 3-4 स्टेप में तो आंसर निकल रहा है। सो टेक इट इजी, इट इज नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम, बड़ा आसान सा करना है इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेयर जो आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी PYQ पूछे गए गेट के अंदर वो सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।